हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन कब किया था? वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन 1904 में किया था। वी.डी. सावरकर ने 1904 में वी.डी. सावरकर आता है और ये अभिनव भारत का गठन करता है। अभिनव भारत 1904 में किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम उम्र के किस क्रांतिकारी को 1908 में फांसी दी गई? सबसे कम उम्र के जो क्रांतिकारी था वह खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन, क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत कब होती है? क्रांतिकारी आतंकवाद, हालांकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन 1885 से 1905 तक उदारवादियों का काल कहा जाता है। 1905 के पश्चात कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं कि जो हमारे युवा होते हैं वह उदारवादी नेताओं से संतुष्ट नहीं होते हैं और वह क्रांति की राह पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत जो है वह 1907 में होती है। वो क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अलीपुर षड्यंत्र केस कब और कहाँ हुआ था? अलीपुर षड्यंत्र केस कब और कहाँ हुआ था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1910 में कलकत्ता में हुआ था। 1910 में कलकत्ता में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी षड्यंत्र था जिसमें अंग्रेज़ों को कुछ बम, डायनामाइट और कारतूस मिले थे। इसमें 31 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और कन्हैयालाल और सत्येंद्र को फांसी दे दी गई थी। बाकी को काले पानी की सज़ा हो गई थी। काला पानी की सज़ा हो गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लाला लाजपत राय जो पंजाब के रहने वाले थे, वो भी क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए थे, उग्रवादी आंदोलन में संलिप्त थे और 1905 से 1919 तक उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। इसमें लाल बाल पाल होते हैं। लाला लाजपत राय को देश निर्वासन की सज़ा कब दी जाती है? लाला लाजपत राय को देश निर्वासन की सज़ा 1907 में दी जाती है। लाला लाजपत राय को देश निर्वासन की सज़ा कब दी जाती है? 1907 में दी जाती है। क्रांतिकारियों की बाइबिल बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई? क्रांतिकारियों की बाइबिल बंदी जीवन, जो कि क्रांतिकारियों की बाइबिल बन गई थी और इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया था, यह सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा यह लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांतिकारियों की बाइबिल बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम HR1 कहते हैं, का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 19 अक्टूबर 1924 को कानपुर में किया गया था। 19 अक्टूबर 1924 को कानपुर में किया गया था। जो संस्थापक थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड, 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन को लूट लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। काकोरी कांड लखनऊ में हुआ था
और यह काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को परिवर्तित कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कब किया गया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसका गठन 1950 में किया गया था, उसको परिवर्तित कर 10 सितंबर 1928 को कर दिया जाता है। 10 सितंबर 1928 को कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कब और किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था? लाला लाजपत राय को के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? मित्रों, लाला लाजपत राय की लाठी के प्रहार से काफ़ी घायल हो जाते हैं। महीनों उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और अंततः 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कब की गई? सैंडर्स की हत्या कब की गई? 17 दिसंबर 1928 को की गई सैंडर्स की हत्या। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, इन 3 क्रांतिकारियों के द्वारा हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और पूरा देश शोक मग्न हो जाता है, शोक में डूब जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, चटगांव विद्रोह कब हुआ था? पश्चिम बंगाल में पड़ता है चटगांव। चटगांव विद्रोह कब हुआ था? चटगांव विद्रोह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। चटगांव विद्रोह का नेता कौन था? सूर्यसेन था। यह सूर्यसेन जो थे, यह एक प्राथमिक विद्यालय के मास्टर थे और प्यार से इनको लोग मास्टर दा कहते थे। सूर्यसेन को गिरफ्तार कब किया गया? 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। सूर्यसेन को फांसी पर कब चढ़ाया गया या सूर्यसेन को फांसी कब दी गई? 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। किसका कथन है? यह कथन है सरदार भगत सिंह का। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई? चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु फरवरी 1931 में अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में होती है। फरवरी में जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी, उस दिन वह जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए थे। फिर मिलने के पश्चात वह अल्फ्रेड पार्क में आते हैं। पुलिस अधिकारियों को पता चल जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठे हुए हैं। पुलिस अधिकारी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने रिवॉल्वर से फायर करते हैं, लेकिन अंततः उनके पास एक गोली बचती है जिससे उन्होंने स्वयं को गोली मार लिया और वह शहीद हो जाते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो होती है वह फरवरी 1931 में होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असेंबली बम कांड कब हुआ था? असेंबली बम कांड, यह सरदार भगत सिंह ने फेंका था, असेंबली में बम फेंका था। तो असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को असेंबली कांड होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक संगठनकर्ता होते हैं, उसको फिर से पुनर्गठन करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की जो कॉन्सेप्ट था वह सबसे पहले जापान के एक कर्नल थे मोहन सिंह के दिमाग में आता है। मोहन सिंह के दिमाग में आता है और मोहन सिंह के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है और रासबिहारी घोष से भारतीय बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1941 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ये सब तो सामान्य क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, सारे कंपटीशन में आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? यहाँ भारत में जो नौसेना थी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह 1945 और 1946 में होता है। 1945 और 1946 में यह विद्रोह होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था? यह सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को हुआ था। 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट, पूना समझौता जिसको हम कहते हैं, यह 26 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। राउलट कमेटी का गठन कब किया गया था? राउलट कमेटी का गठन दिसंबर 1917 में किया गया था, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 में, तो जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारतीय क्रांतिकारियों के दमन के लिए एक कानून बनाया जाता है और उसकी अध्यक्षता एक जज होते हैं राउलट, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको राउलट कमेटी कहते हैं। गठन किया गया और इसको काला कानून भी कहते हैं। इसका गठन 1917 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, राउलट एक्ट कब पारित किया गया? तो राउलट एक्ट अप्रैल 1918 में पारित किया जाता है और इसको चूँकि यह काला कानून था, जैसे कि विभिन्न नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके विरोध में पूरे भारत में जगह जगह जनसभा, हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन होते रहते हैं और उसी राउलट एक्ट का विरोध करने के लिए ही 31वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला और जलियांवाले बाग में यह हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से कब पारित किया गया? जब जलियांवाला बाग कांड हो जाता है, खिलाफत आंदोलन होता है, विभिन्न आंदोलन होता है, तो महात्मा गांधी विवश हो जाते हैं। महात्मा गांधी जब उतरे थे भारतीय राजनीति में तो वह ब्रिटिश के सहयोगी के रूप में वह उतरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ ब्रिटिश सरकार के कुछ कमियों को देखा और कुछ घटनाओं को देखा तो उनसे अब रहा नहीं गया और वह अब ब्रिटिश सरकार के विरोध में तैयार हो जाते हैं और अपना पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन करते हैं। हालांकि इससे पहले वह भारत में 3 प्रयोग कर चुके थे, जिसको कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। 1917 में चंपारण आंदोलन, फिर खेड़ा में आंदोलन, अहमदाबाद में आंदोलन कर चुके थे। यह असहयोग आंदोलन जो था यह एक व्यापक आंदोलन था और इस आंदोलन की जो रूपरेखा है 1920 में नागपुर में तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर 33, ननकाना कांड कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान यह ननकाना कांड जो है बहुत फेमस है। यह गुरुद्वारे में किया गया था, पंजाब में ननकाना में करीब सिख इकट्ठा हुए थे और उस सिखों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोली चला दी गई थी। करीब 49 सिख
मारे गए थे। 49 सिख मारे गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जब भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। इनका जगह जगह काले झंडों से स्वागत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी आंदोलन के कारण इसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया जाता है, जब 5 मार्च 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर मुंडेरा बाजार में यह कांड हो जाता है। तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर मुकदमा चलाया जाता है और जेल भेज दिया जाता है 10 मार्च 1922 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी को जेल से कब रिहा किया गया? तो महात्मा गांधी को स्वास्थ्य कारणों से 5 फरवरी 1924 को जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है तो भारत को आज़ाद कराने के लिए, स्वराज प्राप्त करने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1 जनवरी 1923 को की जाती है। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? नेहरू रिपोर्ट 1928 को प्रकाशित होती है, जब साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन ने चैलेंज दिया था मोतीलाल नेहरू को। नेहरू रिपोर्ट जो किसके द्वारा तैयार की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे और सारे सदस्य थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह दिसंबर 1928 में यह रिपोर्ट तैयार की गई। क्वेश्चन नंबर 42 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। साइमन कमीशन कब भारत आता है? 3 फरवरी 1928 को भारत आता है। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। यह साइमन कमीशन के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। यह श्वेत कमीशन क्या है? इसको श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे, सारे सदस्य जो थे वह क्या थे? अंग्रेज थे। सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि गोरे लोग थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था। इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 46, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन कब पारित होता है? तो पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन किया जाता है। रावी नदी के तट पर लाहौर में अधिवेशन किया जाता है। यह कांग्रेस का महाअधिवेशन होता है और 31 दिसंबर 1929 को यह किया गया था। और इसी दिन क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है? 2 जनवरी 1929 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है। क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को जो बैठक किया गया था उसमें
स्वाधीनता दिवस की घोषणा की जाती है और यह घोषणा जो होती है 2 जनवरी 1930 को की जाती है और इसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव 14 फरवरी से 16 फरवरी 1930 में पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव। सविनय अवज्ञा आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं। नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें नमक कानून का विरोध किया गया था। अंग्रेजों ने जो नमक कानून बना रखा था उस कानून का विरोध किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम दांडी मार्च भी कहते हैं। यह दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को। 11 मार्च को साबरमती आश्रम में कांग्रेसियों की बैठक होती है और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि हम दांडी, गुजरात में, यह दांडी तट जो है गुजरात में है, गुजरात में दांडी तट पर पहुंचेंगे और नमक बनाएंगे और अंग्रेज़ों के नमक कानून का हम उल्लंघन करेंगे। तो महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को पहुंच जाते हैं। कहाँ? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है और यह दांडी तट पर पहुंचती है 5 मार्च 1930 5 मार्च 1930 को यह दांडी तट पर पहुंचती है। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, यह जो वीडियो है सिर्फ 50 क्वेश्चन का है। इसके आगे भी मैं क्रम से बता रहा हूँ और इसके आगे का क्वेश्चन यानी 1930 के बाद जितनी घटनाएं घटित होती हैं 1950 तक क्या क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या होता है, इसको देखने के लिए मेरा अगला वीडियो देखें, पार्ट 2 देखें। यह मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।